2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 2023 का यह चुनावी तैयारी वर्ष जिसमें तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां सरकार 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच जा रही है। चाहे वो केंद्र की बात करे या प्रदेश की बात करे, तो वहीं विपक्ष सरकार की खामियों को लेकर और अपने दावों और वादों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या है भाजपा की तैयारी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी। नमस्कार सर। हम बात कर रहे हैं 2024 का, क्योंकि अब चुनाव हैं और उससे पहले चुनावी तैयारी वर्ष के तौर पे तमाम लोग देख रहे हैं। आप भी लगातार हमने देखा कि तमाम जगहों पे गए, चाहे पन्ना प्रमुख आपके कार्यक्रम लगा तमाम जगहों पे चले, लोकसभा स्तर पे रैलियां भी रही। सबसे पहले तो हम लोकसभा चुनावों को लेकर बात करें, किस तरीके से देखते हैं आप 2024 में भाजपा को केंद्र में, कहाँ देखते हैं, कितनी मजबूत देखते हैं, क्या कहेंगे 2024 को लेकर के? देखिए, भारत को समझना बहुत कठिन है। शासन कर लिया इसलिए भारत को समझ लिया, ऐसा होता तो ब्रिटिश रह जाते। 200 साल शासन किया था, मुगल ने 600 साल किया। इसलिए भारत के जनता सब कुछ जानती है। चाहे 2014 की इलेक्शन हो लोकसभा का, चाहे तो 2019 की लोकसभा इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शंस में यही ऑपोजिशन पूरे देश भर में, तब यूपी के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। अब वो नाम नहीं चल रहे से नाम परिवर्तित कर दिया, इंडिया खुद ही ने चेंज कर दिया, क्योंकि वो नाम से चल नहीं रहा है उनका दुकान। और दोनों इलेक्शन आप याद करें, ये सब इकट्ठा होकर मोदी को हराने चले थे। तो दोनों ही इलेक्शन में ऐतिहासिक जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एकक संख्यागरिष्ठ दल के नाते फुल मेजोरिटी दिया जनता ने। 19 में तो 300 पार कर दिया। ठीक। आज मोदी जी का काम 9.5 साल, जब इलेक्शन में हम जाएंगे 10 साल हो जाएंगे। आज हर जगह पे मोदी जी के काम दिखता है। 14 में काम नहीं दिखता था, लोगों ने आशा करके मोदी जी को लाया था। गुजरात में उन्होंने एक डूबती प्रदेश को आगे बढ़ाया, तो उस कारण से लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास जाता है पूरे देश भर में। और आज जो स्थिति है, जो मैंने पहले बोला, भारत के जनता सब कुछ जानती है। ये बार बार प्रमाणित किया है और 24 में भी वही प्रमाणित होगा, तो भारत के जनता सब कुछ जानती है। बिल्कुल, आपने एक बात कही थी 2014 में विकास का मुद्दा नहीं था, विकास का दावा, विकास का वादा था, और अब उसके बाद 2019 में शायद उस वादे को पूरा करा, तभी दोबारा आया। लेकिन हैट्रिक की जब हम बात करते हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे मुद्दे मानते हैं जो केंद्र के, जिसमें इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगता है कि मजबूती मिलेगी? और आईएनडीए इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कभी किसानों की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, इन मुद्दों को लेकर बात करते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए वो कौन से मुद्दे, वो केंद्र के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सत्ता की ओर लेके जाएंगे, हैट्रिक की ओर लेके जा रहे हैं? देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो मोदी है। मुद्दा तो मोदी है। आपने जो बिंदु गिनाया अपोजिशन में, ये सब आपने खुद ही बोला, एक दिन वो स्टैंड लेता है, एक दिन वो स्टैंड लेता है। मैंने नहीं कहा, आपने बोला बोले स्टैंड उनको सुबह शाम चेंज होता है। कभी वो किसानों का स्टैंड लेता है, कभी बेरोजगारी के स्टैंड लेता है, कभी वो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बाइक चलाने के स्टैंड लेता है, कभी हरियाणा में मेरे जिस प्रदेश के मैं प्रभारी, वहाँ खेती में धान लगाने के लिए जाता है, नेक्स्ट डे पूरा हरियाणा ही डूब जाती है। ये तो लोगों ने देख चुका है, क्या क्या वह करते रहते हैं। किंतु आज देश में मुद्दा है मोदी। मैं कहता हूं मुद्दा है मोदी, ये जनता जानती है। जनता को मोदी चाहिए, और ये अपोजिशन को भी जानकारी है। इसलिए लोगों को, जैसे आपने बताया, इस तरीके से भ्रमित करता है। एक बार ट्रक चलाएगा, एक बार बाइक चलाएगा, एक बार मोटरसाइकिल मैकेनिक बनेगा। लद्दाख की यात्रा है, वो लद्दाख में यात्रा है, कब कहाँ यात्रा करेंगे कुछ पता नहीं। किंतु इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं समझता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ,
और मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जनता के आवाज़ को हम पहचानते हैं और भारत सच्चाई के साथ जाते हैं, हर बार प्रमाणित किया है। मुद्दा मोदी है और मोदी के साथ देश जाना है, क्योंकि हम लोगों का जो सम्मान, आदर, इज्जत, जो भारत का सबसे बड़ा ताकत है, उसको वापस किसी ने दिया है तो मोदी ने दिया है, छोटे बच्चे तक जानता है। तो इसलिए जो सच है उसके साथ चलनी चाहिए, और सच्चाई मोदी है, मुद्दा मोदी है, इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी में सब कुछ समाहित है। जैसे आप इकोनॉमी, हमारे 10वीं इकोनॉमी से 5 नंबर इकोनॉमी में आया तो मोदी ने लाया। हमारे देश में युवाओं को इज्जत दिलाने का काम मोदी ने किया। हमारे देश की जो जितने भी डिफेंस में हमारे जो अग्रगति हुई है, मोदी के समय हुई है। इंटरनल जो डेवलपमेंट हुई है, डिजिटाइजेशन हुई है, मोबाइल पे देश पूरे दुनिया में 2 नंबर में चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। ये हर चीज़ हमारे, आज देखिए कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने माने अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, जो कि यूरोप में देखने के लिए हम लोग जाते थे बहुत पैसा खर्चा करके, और आज ये भारत में ही दिखेगा। ये जो नया सोच है, नया विचार है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे संस्कृति कृष्टियों को लेके चलना। राम मंदिर भी बन रहा है, साथ साथ हमारे सैटेलाइट भी देखिए आज के दिन में कहाँ पहुँच रहे हैं। दोनों है मोदी के पास। हम हरियाणा की बात करते हैं। अब से पहले हम जब देखते थे प्रभारी किसी भी पार्टी के, वो मॉनिटरिंग करते थे, पूरे कहीं ना कहीं रिपोर्ट लेते थे, लेकिन आप एक ऐसे प्रभारी बन के आए कि जो एक्टिव नजर आए, जोशीले नजर आए, तमाम लोगों के बीच में गए, ना केवल यहाँ बैठ के मुलाकात करी बल्कि लोगों के बीच में गए, एक जोश सा लाए। अब उस जोश को 2024 में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले तो किस तरीके की तैयारियां हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी तीज का जो कार्यक्रम पूरे हमारे नॉर्दर्न इंडिया में होती है, विशेष करके हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इसमें हो दिल्ली, तो मैंने देखा मनोहर लाल खट्टर जी पानीपत में एक कार्यक्रम किया है महिला सशक्तिकरण को लेके। जिस हरियाणा में जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसी सन में, तो 1000 पुरुष में से उस समय 871 महिला होती थी। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो रिजर्वेशन यहाँ की बात करें, महिलाओं के लिए अभी बात करी, पंचायतों में भी हमने देखा कि आंकड़े में काफी सुधार हुआ। आज ग्राम पंचायतों में महिलाओं की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो लग रहा है कि सरकार का अच्छा फोकस है इसको लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के। देखिए, ये कोई बोलने वाली बात नहीं। ये संगठन में भी हम बात करें आगे नजर आएगा। बिल्कुल, संगठन में क्यों नहीं आएगा। संगठन में भाजपा पहला पार्टी है, अडवाणी जी अध्यक्ष रहते हुए 33% रिजर्वेशन अडवाणी जी ने लाया था। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में था, बीजेपी ने शुरुआत किया है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, देश में पहली बार कोई वित्त मंत्री महिला मोदी जी ने बनाया। चलिए, महिला सशक्तिकरण की बात करी, लेकिन जहां आप घोषणाओं की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष भी अब लगातार लोगों के बीच हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, पूर्व मुख्यमंत्री की। कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है। अभी हाल ही में हिसार में भी हुआ, उन्होंने भी 9 जगहों पर अब तक कर चुके हैं लोकसभा में। वो तो कह रहे हैं कि अब हम हर जिले में भी जाएंगे, लेकिन कई घोषणाएं वो कर रहे हैं। 6000 रुपए मासिक पेंशन, वो वृद्धा पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। मतलब बहुत सी घोषणा उन्होंने करी कि सिलेंडर की कीमतें, तो उसको किस तरीके से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसको लेकर दावा कर रहे हैं। हमारे साथ वाला स्टेट हिमाचल है, हरियाणा के साथ वाला स्टेट, उसी में भी बोला था इन लोगों ने जब ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। पहले मुद्दा वही है क्योंकि हिमाचल में पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉई रेशियो में सबसे ज़्यादा कोई है तो हिमाचल में है। इसीलिए उनको जो जहाँ माने इलेक्शन जीतने के लिए रेबरी चाहिए वो उसमें वहाँ डाल देता है। तो वहाँ इसीलिए ओल्ड पेंशन को सामने किया। आज तक ओल्ड पेंशन लागू नहीं कर पाया। अब बोलता है केंद्र से मोदी सरकार हमको पैसा दे दो, हम देते हैं। तो हम देते हैं तो तुमको ही देने का ज़रूरत क्या है, हम भी तो दे सकते थे। इसलिए जब आपके पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ वादा करना है, कांग्रेस का आदत है। और मैं कहता हूँ यह जो न्यू पेंशन स्कीम हरियाणा में किसने लागू किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने लागू किया। 2010 में जनवरी में 6 जनवरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू किया है।
उसके बाद उनके 2009 के इलेक्शन हुआ, 14 के इलेक्शन हुआ, उसी में भी उन्होंने बोला ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। तो हम तो 14 में आए, 9 में तो वही थे, उन्होंने मैनिफेस्टो उठा के दी, उसमें तो बोला था, क्यों नहीं लगाया उन्होंने। तो ये सत्ता में रहने के बाद 10 साल वो सत्ता में वो रहे, उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार आए गए है वहाँ, किंतु लास्ट 10 ईयर्स का मैं बोलता हूँ कि तब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, तो हुड्डा जी के समय ही न्यू पेंशन लागू हुआ, बोलता हमने लागू की। अरे आपने तो लागू किया 2010 में जनवरी में, उसके बाद आपने ही, आपके समय जो आप सोशल पेंशन की बात करते हो, आपने 10 साल में 700 रुपया पेंशन, 700 रुपया बढ़ाया, 700 तक पहुंच पाए 10 साल में। अब आप बोलते हो एक साथ में 6000 में पहुंच जाऊंगा, आपके मेरिट नहीं कहता है। अब 10 साल में 700 में जाते हो और अभी एक साल में आप 6000 में चले जाओगे, तो आपको विश्वास होता है जी कर सकता है। उसके बाद मैंने हिसाब करके देखा, 6000 रुपया कर दे तो इनको कम से कम 23,000 करोड़ रुपया चाहिए। आज के दिन में हरियाणा का बजट है, आज जो लास्ट बजट 2023-24 का हुआ है, वो है 1,86,000 के आसपास है करोड़, 1,86,000 करोड़ के आसपास है। तो आप सोचो, इनमें से 6,000 करके कर देगा तो 22,000 23,000 करोड़ रुपए इसमें लगेगा कि हुड्डा जी जमीन बेच के देंगे, इतना जमीन है उनके पास। ये असंभव बात करना हरियाणा में नहीं साबित होता होगा, क्योंकि हरियाणा के लोग बहुत जागरूक है, जानती है और मालूम है। हरियाणा एक मुझे जहाँ तक समझ में आया, एक प्रभावी राज्य है और सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, और जो मोदी जी दिलवा सकता है कांग्रेस नहीं दिला सकता। वो लोग लद्दाख में बाइक लेके घूम सकता है, मोदी जी घूमता है तो अमेरिका में जाके सेनेट में जो भाषण देता है 15 बार जब क्लैप मरता है, तो भारत की, हरियाणा के लोगों की जो सीना है 56 इंच होता है, वो मोदी जी दिलवा सकता है। और सम्मान दिलाने वाले के साथ हरियाणा चलता है, क्योंकि हरियाणा ऐसा देश है, वो दुग्ध उत्पादन में 2nd पोजीशन में है, आपको दूध भी पिलाता है, ताकत भी देता है, और आपको आपके खेती भी करता है, किसान भी है, और साथ ही साथ किसान का बेटे को आपको बचाने के लिए आपको फोर्स में भी देता है और आर्मी में भी देता है। और हरियाणा छोटा स्टेट है, किंतु हरियाणा से लगभग 10% के ऊपर हमारे सेनाओं में भागीदारी है, और जो बलिदान देते हैं उसमें भी हरियाणा का 15% है। तो इसलिए हरियाणा बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। तो इस स्टेट में इस तरीके से राजनीति नहीं होता, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो और कांग्रेस के सरकार हो, ये हरियाणा की जनता देख चुकी है। और हिमाचल हमारे सामने आईना पड़ा हुआ है। कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में उन्होंने बोला सभी महिला को 2,000 रुपये करके हम दे देंगे पेंशन। जैसे ही सत्ता में आए बोलता है हमने तो बोला हाँ देंगे, जिस घर में 5 बेटियां होगा इनमें से सबसे बड़ी जो उनको देंगे। उसके बाद आया इसमें जो ना बड़ी को कैसे देंगे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन ऑलरेडी मिल रहा है इनको हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अब आ गया इसमें ना बीपीएल और अंत्योदय को देंगे, जो एपीएल है और जनरल उनको नहीं दे सकते, तो देवो को उनको। दूसरा उन्होंने कर्नाटक में किया, सभी महिला के लिए चलेंगे तो कर्नाटक के जो बसेस है सरकार की उसमें फ्री कर दिया। अभी कर्नाटक में हिसाब करके देखा, जो महिला शहर में मूवमेंट करता है 50-50 40-60 रेशियो में, गांव में तो महिला का मूवमेंट कम होती है। गांव में जेंट्स मूवमेंट ज़्यादा करता है, बेटा करता है, हस्बैंड करता है। तो वहाँ देखा जाए इनको डबल कर दिया, महिला को तो फ्री कर दिया, डबल कर दिया। अल्टीमेटली उस परिवार से दुगुना ले रहा है। तो कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है, कल्चर क्योंकि उनका लंबा नहीं सोचता है, इसलिए रेबरी बाट के झूठ बोल के इलेक्शन के बैतरणी पार होना, और पार होने के बाद आपको शोषण करके बर्बाद करेगा, ये तो प्रमाणित है। क्योंकि मनमोहन सरकार भी यूपीए का नाम बदलना पड़ा इनको ही। मनमोहन 10 साल की सरकार थी, उन्होंने खुद नाम बदल दिया क्योंकि ये नाम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्कैम का सरकार था। और इससे पहले भी जो हरियाणा में कांग्रेसों का सरकार रही है, उस सरकार में भी आप देखो स्कैम में एक स्कैम था। किंतु इस सरकार जो चली कोई स्कैम नहीं, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति, ट्रांसपेरेंट नीति, मेरिट में नौकरी मिलता है हरियाणा में, किसी ने कभी सोचा भी नहीं है। चलिए चर्चा को आगे करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। मेरिट की नौकरी की बात कर रहे हैं, हालांकि उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा या इनेलो की बात करें, वो कहते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बस वक्त एक छोटे से ब्रेक।
पॉलिसी बाजार पे सिर्फ ₹1.5 दिन से बाइक इंश्योरेंस ले लेता, तो पैसे भी बचते हैं और गर्लफ्रेंड की नजरों में इज्जत भी बचती। बेबी policybazaar.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे इससे पहले सरकार की उपलब्धियों को लेकर के बात कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो वादे करे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो दावे करे सत्ता आने के, उसको लेकर के तमाम जवाब दिया। हमारे साथ में प्रभारी विप्लव देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे थे इससे पहले कांग्रेस की, उनके वादे दावों को लेकर आपने बात करी। एक आप बात कर रहे थे मेरिट के आधार पर नौकरी, आपने कहा नौकरी दी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? एक नौकरियों को लेकर उनको लेकर के कहना के प्रश्न वो भी उठाते हैं। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, इनको भी करो जो मैं बोलता हूँ, सच्चाई बोलिए जनता के सामने। आपने जब 10 साल कांग्रेस की सरकार चलाया, आपने पक्का नौकरी, जो सरकारी नौकरी सिर्फ 60,000 दे पाया। अभी मनोहर लाल सरकार ने 1,06,000 के ऊपर नौकरी दे चुके हैं। कुछ ही दिन में और भी 50,000 नौकरी देने वाले हैं और वो नौकरी सब मेरिट में है। आपने जब नौकरी दिया था, इनमें से कोर्ट में केस करने के बाद 11 नौकरी चली गई। अभी तक मनोहर लाल खट्टर जी ने जिसको भी नौकरी दिया, किसी का नौकरी नहीं गया। तो आप कहाँ सरकार चलाया, हम कहाँ सरकार चलाते हैं, दोनों में अंतर तो देखिए। कहाँ 60,000 नौकरी, कहाँ 1,06,000 नौकरी, और कहाँ ट्रांसपेरेंट नौकरी, कहाँ भ्रष्टाचार युक्त नौकरी, कहाँ वो जो पर्ची और खर्ची करके नौकरी, कहाँ जो घर में बैठ के नौकरी। ये सब लोगों के सामने है। काम करते समय कुछ काम में प्रॉब्लम आता है, कुछ काम में बहुत तरीके से हो जाता है। जो काम करता है उसी को प्रॉब्लम आता है, जो काम नहीं करता उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए आज हरियाणा में जो एक नया सोच युवाओं के मन में आया, मेरे अंदर क्वालिटी है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। किंतु ऐसा था, आज 10 साल पीछे जाके किसी नौजवान को पूछ लीजिए, कोई ग्रेजुएट को पूछ लीजिए, उसके मन में विश्वास था जो मैं अपने मेरिट के बल पे एक नौकरी ले सकता हूँ हरियाणा में, मेरे मेरिट के बल पे मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। आज हरियाणा के गांव में जाके किसान के बेटा बोलता है मैं अपने मेरिट के बल में पढ़ाई करता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया और मैं अपने बल पे हरियाणा स्टेट सर्विस में मैं रिटर्न दूंगा, इंटरव्यू दूंगा और मैं ऑफिसर बन के काम करूंगा। मैं एक और मुद्दे पे भी चर्चा करना चाहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो चलो हिसार में करा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, उन्होंने भिवानी में एक विरोध प्रदर्शन की बात कह के एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करा। रणदीप सुरजेवाला इस बार तो साथ नहीं था, लेकिन पिछली बार जब वो साथ थे, जब पिछली बार साथ थे तो उन्होंने एक बात कही भाजपा को लेकर के, भाजपा के मतदाता को लेकर के, कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं उनको श्राप देते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति कहा गया, उनको यहाँ तक की तुलना की गई। ऐसे कई प्रश्न उठाए गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा के मतदाता और सहयोगियों की भी बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, उनको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार वो तो निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, कांग्रेस के तमाम निशाना बीजेपी को नहीं साधा, जनता को साधा। क्योंकि कांग्रेस कभी भी जनता को सम्मान, आदर, प्यार दिया ही नहीं। वोट बैंक के नाते यूज करता है अलग अलग पद्धति में। और उस दिन जो आपने सुरजेवाला जी के स्टेटमेंट के बारे में बोला, मैंने भी देखा, ये अपने आप सच्चाई बोला है। इनकी सोच जनता के सामने आ चुकी है। वो कुरुक्षेत्र भूमि से बोल रहे, मैंने देखा जो बीजेपी को जो वोट देता है उनको भी वो श्राप देता है, वो भी पापी है। वोटार किसी का नहीं होता, जनार्दन होती है। हम वोटार को सर्वोपरि मानते हैं और ये वोटार आज कांग्रेस को वोट देता है, यही वोटार कल बीजेपी को भी वोट देता है। तो आपने जो आम वोटर है उसी को आप शाप दे रहे हो, उसी को आप बोल रहे हो मैं कुरुक्षेत्र की भूमि से बोलता हूँ। इसका मतलब पिछले बार 10 के 10 लोकसभा सीट जो जीता है जनता के जने, तो सबके सब पापी है, सबके सब अभिशाप उन्होंने दे दिया, सब खत्म हो जाए। क्या बोलता है?
मुझे इनका पॉलिटिकल डेप्थ, इनके सोच देखने के बाद मालूम होता है जनता ने 2014 में जो निर्णय लिया था, जो 2019 में जो निर्णय लिया, तो इसलिए मैंने जो पहले बोला था जनता सब कुछ जानती है, ये प्रमाणित है। और ये अच्छा हुआ, तो बहुत बाद में बोलता तो मालूम नहीं चलता। जनता को पहले ही उन्होंने बता दिया, हम तो आपके बारे में ऐसा सोच रखते हैं क्योंकि आप तो हमारे बंधुआ मजदूर, हमारे साथ हो तो आप इंसान हैं, हमारे साथ नहीं हो तो आप राक्षस है। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे प्रधानमंत्री बोलता है, हमें प्रधानमंत्री, मुझे तो इन लोगों ने चुना किंतु जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तो 140 करोड़ भारतवासी का प्रधानमंत्री हूँ। मनोहर लाल जी पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। चुनते समय जिसके पास ज़्यादा विधायक है वही चुन के आता है मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, किंतु चुनने के बाद संविधान वही कहता है जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम और पीएम करता है। चलिए, हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तो बात करी, लेकिन जो आप दावे और वादों की बात कर रहे थे, ये तो इंडियन नेशनल लोकदल भी करती है। अभय सिंह चौटाला पदयात्रा कर रहे हैं, पेंशन तो 6,000 रुपये वो भी देने की बात कर रहे हैं, वो भी पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं। वो निशाना तो बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन सरकार है उसको लेकर के करते हैं। अभय सिंह चौटाला को, इनेलो को कहाँ देखते हैं? इसके अलावा एक और बात साथ में जोड़ना चाहूँगा, एक और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा की तरफ उनकी भी तैयारी है, वो भी फ्री बिजली की बात करते हैं। तो ये फ्री बिजली, पेंशन 6,000, ये 100 गज के प्लॉट, ये तमाम मुद्दे जो लेकर के, जो वादे लेकर के आ रहे हैं, लगता है कि कहीं वोटर को रिझा पाएंगे इस तरफ? देखिए, जितने भी सबसे बड़े भूमि घोटाला है कांग्रेसी लोगों ने किया था, चाहे राज्य सरकार में हो केंद्र सरकार में, इसलिए भूमिका उनका याद आ जाता है। घोटाले करने के लिए याद आता है, जनता का नाम लेता है, अंदर ही अंदर सोच रहा है जो हमारे पास भूमि कैसे आएगा उसका योजना बनाता है, सामने जनता नाम बोल के रख देता है। ये लोग देख चुका है, ये पुराने टेबलेट है, ये सब चलने वाला नहीं है। ये सब जनता ने देख लिया, समझ भी लिया और सबूत भी दे दिया। और बचे इनकी जो क्या बोला था, अभय सिंह चौटाला है इनेलो से, आम आदमी पार्टी से, तो बचे आम आदमी पार्टी और छोटे दो पार्टी का नाम आपने बोला, ये तो इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक के पार्टी है, शायद ठीक करने के लिए घूमते रहते हैं, तो घूमने दो, इसमें कौन मना करेगा, किसी को रोकना है क्या? डेमोक्रेटिक कंट्री है। और तीसरा जो आपने बोला, जो आम आदमी पार्टी जो है, इनका तो आधा मंत्री जेल में ही है, डिप्टी सीएम तक जेल में है, तो इनका क्या हालत है ये तो खुद को ही बचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इंडिया के सहयोगी भी हैं। कौन? हाँ, देखिए वो कितने दिन उनके साथ रहेगा, इनका स्वभाव है, वो किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने अन्ना के आंदोलन के समय जिनको लेके इस आंदोलन को प्रमाणित किया था, इन सभी को सबसे पहले इन्होंने ही निकाला, क्योंकि ये एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब बहुत स्पर्धा वाले लोग हैं। एक साथ रहने के लिए एक मन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक निष्ठा होना चाहिए, एक नीति होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, एक युक्ति होना चाहिए। ये जो मैंने जितने भी बोला, इनमें से कुछ भी इनके पास नहीं है। इसके कुछ भी नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, और जिसके पास कुछ भी करने का गुण है, ये भारत में टिकता नहीं है। ये इतिहास भी प्रमाण करती है और आगे भी प्रमाणित होते रहेंगे। सबसे बड़ी पार्टी की बात तो आपने करी, मजबूत संगठन की बात करी, पन्ना प्रमुखों तक बात कर रहे हैं, लेकिन बात हम हरियाणा की इसी मजबूत पार्टी की बात करें, 10 लोकसभा सीटें आगे चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर। हालांकि प्रदेश में फिलहाल आप गठबंधन में हैं, लेकिन जब पिछला ये चुनाव था तो गठबंधन में नहीं थे, गठबंधन विधानसभा के बाद हुआ। तो क्या आने वाले दिनों में 10 सीटों पर ये गठबंधन नजर आएगा, या बीजेपी अपनी ही तैयारी कर रही है 10 की 10 सीटों पर? देखिए, अभी तक आपने भी देखा, हम 10 सीट का ही तैयारी कर रहे हैं, आगे भी तैयारी करते रहेंगे। और 10 सीट बीजेपी का ही एमपी है, दूसरी किसी पार्टी का नहीं है। तो हमारा ही एमपी है तो हमारा ही एमपी काम करेगा, तो हमारे एमपी तैयारी करेगा, हमारा ही संगठन तैयारी करेगा।
तो इसमें नया कुछ नहीं है जो नया कुछ हम जोड़ रहे हैं। तो इसलिए जो जनता ने जो राय दिया और संगठन ने जो तय किया है वही करना है और वो आगे भी करेंगे। और 10 के 10 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के जनता आशीर्वाद के रूप से देंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा ऐसा एक प्रदेश है, ये शक्ति भक्ति और देशमातृका का साथ है। ये स्वभाव है हरियाणा के, चाहे तो छत्तीस बड़ाबारी में किसी भी घर में पहुंच जाइए आप, वही स्वभाव आपको हरियाणा में दिखेगा। और मैं तो गर्व करता हूँ हरियाणा जैसा प्रदेश को मुझे काम करने का मौका मिला है। इनमें से सभी में हरियाणा में किसी प्रांत में जाओ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक माने संपूर्ण मानसिकता है। तो वो मानसिकता मोदी जी के तरफ जाती है, मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से 2014 में हरियाणा ने राय दिया, जिस तरीके से 19 में दिया और 24 में भी उसी तरीके से मोदी जी को प्रचंड बहुमत की तरफ लेके जाएंगे और 10 के 10 सीट देके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा बड़ी भूमिका पालन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, हम एक अंत में एक प्रश्न है, आजकल किसानों का मुद्दा, किसान फिर एक बार एकजुट हो रहे हैं और किसान ही नहीं विपक्ष भी एकजुट हो रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर के बुनाने में। क्योंकि चाहे हमने देखा हाल में राहुल गांधी पहुंचे भी थे, हरियाणा के सोनीपत पहुंचते हैं, वो धान की रोपाई करते हैं और वो किसानों को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको भोजन पे बुलाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर जब किसान एकजुट हो रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी निशाना साधा किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार पर। किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे? उनका तो कहना है किसानों की हालत ऐसी है, चाहे वो MSP हो, दाम हो, उसको लेकर के एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं किसान भी, किसान संगठन और विपक्ष भी। देखिए, मेरे एक बात सुनिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उकसा के राजनीति करता है। सबसे ज्यादा हरियाणा में MSP है, पूरे देश में 13 फसलों में MSP है, देश में किसी राज्य में नहीं है। सूरजमुखी में सबसे ज्यादा पैसा हम लोग देने वाले हैं, हम लोग जो बाजरा में सबसे ज्यादा पैसा हम लोग देने वाले हैं। और साथ ही साथ ये सरकार तो 9 साल चली है, चाहे किसानों को मुआवजा हो, चाहे किसानों को MSP हो और किसानों को जो भी सुविधा हो, सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो मनोहर लाल खट्टर जी के सरकार ने किया है, ये प्रमाणित है। और इन लोगों ने 10 साल जब सत्ता में रहे, इससे पहले भी कांग्रेस सत्ता में थी, सभी समय किसान का जो नाम को आगे कर देता है और बैठ जाता है खुद जाके। हम किसानों को आगे करते हैं, बैठाते भी उनको है, ये दोनों अंतर है। इसलिए हरियाणा के किसान जानती है ये पिछले 20-25 साल में क्या किया है। किसानों को आगे बैठा देगा, रास्ते में बैठा देगा, किसान मेहनत करेगा, उकसाएगा, उकसाने के बाद किसान को नहीं बैठाएगा, वो अपने परिवार के लोगों को ही बैठाएगा। इसलिए हरियाणा के किसान इसका योग्य जवाब 14 में दिया, 19 में दिया, 24 में भी देने वाले हैं। और इसकी जो सही आकलन जो हरियाणा सरकार की काम करने का तरीका जो आंकड़ा है वो बताता है और ये प्रमाणित भी है। चलिए, तो प्रदेश भाजपा के प्रभारी विप्लव देव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के बेबाकी से अपने जवाब दिए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार तमाम वादे और दावे लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर के तमाम आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।